जय हिंद साथियों। हमारे हमारे यूट्यूब चैनल गुलाब साइकियो में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग बीपीएससी में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका डिस्कस करेंगे। आइए इस सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, 2019 का क्वेश्चन है बीपीएससी का। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किसने लिखी है? लिनियस ने, लैमार्क ने, मेंडल ने या डार्विन ने? इसका सही आंसर होगा डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीज पुस्तक की रचना की है। डार्विन के एक थ्योरी है नेचुरल सेलेक्शन। इंग्लैंड के एक बायोलॉजिस्ट थे डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? तो मानव तंत्र में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है। इंसुलिन पैंक्रियाज से रिलीज़ होता है। यह एक हार्मोन और प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियम के मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है? ऑप्शंस है पेनिसिलिन, बी ऑप्शन में है एस्पिरिन, सी ऑप्शन में है पैरासाटामोस, डी ऑप्शन में है सल्फाडायाजीन। तो ऑप्शन ई सही होगा। इसमें से कई जो है एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? जैसे पेनिसिलिन हो गया और सल्फाडायाजीन हो गया, एंटीबायोटिक है। तो एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा कि पेनिसिलिन के डिस्कवरी कौन किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया है। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो गया, इसलिए मोर देन वन ऑप्शन नंबर ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 2017 में बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है मक्का। तो ऑप्शन सी होगा चावल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है। चावल में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका आइए सॉल्यूशन में डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में 25.5 कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। चावल बहुत ज़्यादा विटामिन भी और मिनरल्स भी और फाइबर भी प्रदान करता है। फिर 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करना, ऑप्शन बी जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन डी कीटों को मारने का विज्ञान। तो ऑप्शन ए सही है, कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कीट संवर्धन जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र कहा जाता है और भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। केचुआ को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवॉर्म्स, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मेंडल का नियम, ऑप्शन बी जैव विकास, ऑप्शन सी डीएनए की संरचना, ऑप्शन डी आनुवंशिक और विचरण। तो बीपीएससी ने जेनेटिक्स अध्ययन, आनुवंशिकता और विचरण को सही आंसर माना है। जेनेटिक्स आपको बता दें जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि
ऑप्शन 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ 67वीं बीपीएससी में। क्या क्वेश्चन है? गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी भ्रूण विकास में किस तरंग का उपयोग होगा? ऑप्शन ए है एक्स किरण, ऑप्शन बी है सूक्ष्म तरंगें, ऑप्शन सी है पराधावनिक तरंगें, ऑप्शन डी है पराबैंगनी किरणें। तो ऑप्शन सी सही है, भ्रूण के विकास में पराधावनिक तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। भ्रूण गर्भ के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग पराधावनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड हम लोग अक्सर देखेंगे डॉक्टर के बोर्ड में लिखा रहता है अल्ट्रासाउंड टेक्निक इज़ अवेलेबल है, तो ये पराधावनिक तरंगों का उपयोग करता है। फिर 2020 में सिक्स्थ का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो ऑप्शन में ए है सेब, ऑप्शन बी है अंगूर, ऑप्शन सी है खजूर, ऑप्शन डी है आलू बुखार। इसका ऑप्शन ए सही होगा, सेब एक सच्चा फल नहीं है। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल एप्पल, कैश्यू नट, नाशपाती आदि हो गए। ऑप्शन 9 में क्वेश्चन कह रहा है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है शुष्क पत्तियाँ, ऑप्शन बी है शुष्क तने, ऑप्शन सी है शुष्क बीज, ऑप्शन डी है शुष्क कली। तो इसका सही आंसर होगा शुष्क पुष्प कली। लौंग के पौधे किसके भाग हैं? तो ये पुष्प कली के भाग हैं। लौंग यूजेनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकली का है। लौंग याद रखेंगे पुष्पकली है, सूखा पुष्पकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए लौंग फल से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी लौंग तना से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी लौंग जड़ से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। अब सुन लेते हैं, लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका हैं जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारण इत्यादि में उपयोग किया जाता है। लौंग का उपयोग दांतों के दर्द निवारण में होता है। जब दांतों में दर्द होता है तो इन लोग लौंग के तेल का अपने दांतों के अंदर रखते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अदरक तना है जड़ नहीं। देखिए 66वीं बीपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन है यह खाद्य सामग्री को संगठित करता है, ऑप्शन बी कह रहा है इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सुन लेंगे, ये मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, ऑप्शन डी इसमें क्लोरोफिल की कमी है। तो अदरक इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ऑप्शन बी सही है। नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना का विशेष लक्षण है कि अदरक क्या है? एक तना है। क्योंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है, अतः कहा जा सकता है कि अदरक एक तना है, जड़ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप कली है। तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है कि एक भ्रूणीय पत्ती है कि एक भ्रूणपोष है कि एक बीज है? तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है, ऑप्शन ए सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित पर्रोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने को अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में मिलते हैं या उगते हैं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ज़ेरोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट, ऑप्शन डी सक्यूलेंट। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको बोलते हैं हेलोफाइट। इंग्लिश में HALLO इस केमिस्ट्री का टर्म है। हेलो मीन से होता है नमक,
हेलो मतलब क्या हो जाता है, नमक। तो पौधे जो नमक वाली मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट, ऑप्शन नंबर सी सही है। हेलोफाइट उन पादप को कहते हैं जो उच्च लवण हाई साल्टी एरिया में जल में रहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हृदय में, ऑप्शन बी है लीवर का उपयोग में, ऑप्शन सी है पैंक्रियास का निगरानी में, ऑप्शन डी है मस्तिष्क का। ईईजी इंसेफेलोग्राम, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम मस्तिष्क के निगरानी में उपयोग किया जाता है, हेड के निगरानी में उपयोग किया जाता है। ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी माइक्रोवेव, ऑप्शन सी यूवी, ऑप्शन ए डी एक्सरे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंफ्रारेड। मांसपेशी के दर्द के उपचार में इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंफ्रारेड रेडिएशन आईआर और रक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है। ऑप्शन में ए में है अनुकूलन, ऑप्शन बी कहता है सहभागिता, ऑप्शन सी कहता है उत्परिवर्तन और ऑप्शन डी कहता है बहुगुणसूत्र। तो जीवों में बहुत ज़्यादा विविधता डाइवर्सिटी पाया जाता है, उसमें उत्परिवर्तन। क्या आंसर सही होगा, उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांतों को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उन विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्ट वंशानुगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है 17 नंबर, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है कायिक जनन, ऑप्शन बी है अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी है लैंगिक जनन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डीएनए की खोज किसने की। ऑप्शन ए जेम्स वाटसन क्रिक, इसने नहीं किया। ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, इसकी आनुवंशिकता से रिलेटेड इसका नहीं है। जॉनसन, इन्होंने भी खोज नहीं किया। हरगोविंद खुराना, इन्होंने भी नहीं किया। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है जिन्होंने डीएनए की खोज की है। तो डीएनए, ये गलत धारणा है कि डीएनए वाटसन या फ्रांसिस क्रिक के द्वारा नामक खोज की गई थी, परंतु ये इन्होंने खोज नहीं किया था। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए कुंडलीकर विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान 1869 में रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने किया था। कौन डीएनए की खोज किया था? फ्रेडरिक मिशर, FM फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी RNA, ऑप्शन डी DNA। तो ऑप्शन डी सही है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? तो DNA, ऑप्शन डी सही है। इसका हम लोग देख लें कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में DNA उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ऑप्शन ए कहता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। तो
मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है ह्यूमन में ग्लाइकोजेन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। थोड़ा सा सुन लें। शरीर की कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानव शरीर में होता है ऑप्शन ए लगभग 70% पानी, लगभग 20 से 30% पानी, लगभग 10 से 20% पानी, लगभग 30 से 40% पानी। तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। हमारे शरीर में अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। अब क्वेश्चन 22 नंबर पूछता है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन डी। तो इसका आंसर विटामिन के होगा। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के उपयोगी होता है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि ब्लड बह जाने का डर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन को अल्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो ऑप्शन बी D2 ए सही है। विटामिन D2 को अल्गोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम है अल्गोकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। विटामिन डी को अल्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं जबकि विटामिन D3 को कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों में प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन से, मशरूम से, दूध से, पनीर, मांस, अंडे की जर्दी, मछलियों आदि से मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुफ्फुस में, ऑप्शन डी यकृत में। तो मानव शरीर में विटामिन ए का जो स्टोरेज है लीवर में होता है। ऑप्शन ए यकृत में जमा होता है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नाम रेटिनॉल है जिसकी कमी से रतौंधी की बीमारी हो जाती है। इस विटामिन का संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली, तेल, गाजर खाने से विटामिन ए की पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला कहता है रेटिनॉल जीरोप्थोलिया से होता है। सही बात है, ये क्वेश्चन सही है। ऑप्शन बी कहता है टेकोफेरोल बेरी, ये गलत है। ऑप्शन सी साइनोकोबाल्बिन रक्ताल्पता, ये भी सही है। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल डिकेट्स विटामिन डी, इसको ना विटामिन डी बोलते हैं। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल को विटामिन डी बोलेंगे तो विटामिन डी को नाम क्या है ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से क्या होती है रिकेट्स नामक बीमारी होती है। बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की कमी से या B2 की कमी से होगा। तो देखेंगे रेटिनॉल ए की कमी से जीरोप्थोलिया यानी आँख से रिलेटेड बीमारी होती है। विटामिन 12 की कमी से रक्ताल्पता होता है यानी रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। B1 की कमी से अर्थात थायमन की कमी से क्या होती है बेरी होती है, ना कि टोकोफेरोल विटामिन ई। टोकोफेरोल विटामिन ई का नाम है जिससे बांझपन बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, यानी नॉट मैच्ड है? विटामिन B1 संतरा, बताइए B1 संतरा में मिलेगा नहीं, विटामिन सी मिलेगा, तो ये तो मैच नहीं है। विटामिन डी कॉड युक्त लिवर तेल, इसको अब थोड़ा सा रखते हैं। विटामिन ई गेहूं के अंकुर। विटामिन के अल्फा अल्फा, तो इसका ऑप्शन ई सही है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहा जाता है कि विटामिन संतरा जो है विटामिन सी से मिलता है। सूर्य का प्रकाश कौड़ युक्त तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा अल्फा विटामिन के का प्रचुर मात्रा में मिलता है। संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है तथा फिर B1 की कम मात्रा प्राप्त होती है, अतः विकल्प ई सही होगा क्योंकि बहुत से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? ऑप्शन ए विटामिन B1 होगा, ऑप्शन बी विटामिन B2 होगा, ऑप्शन सी विटामिन B6 होगा, ऑप्शन डी विटामिन B12 होगा। तो कोबाल्ट में विटामिन B12 होता है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं? मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि। बैक्टीरिया इसका संश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक स्वस्थ वयस्क में, मनुष्य में, ह्यूमन में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी 8 से 10 लीटर, ऑप्शन डी 10 से 12 लीटर। तो एक वयस्क स्वस्थ शरीर में मनुष्य का 5 से 6 लीटर ऑप्शन ए रक्त होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों से नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम वाले वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर का लगभग 1/13 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आधान ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड का आधान किया जाता है। रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होता है। तो ऑप्शन ए RH फैक्टर को देखा जाता है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि आधान में भी रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है, नहीं मिलना ज़रूरी है। RH कारक की खोज लैंडस्टेनर और वीनर ने रीसस नामक बंदर के ब्लड से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा रक्त दाब का मात्रक है? ऑप्शन ए है स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन डी है एमीटर। तो ऑप्शन सी सही है। रक्त दाब ब्लड प्रेशर का मात्रक है स्फिग्मोमैनोमीटर। मानव का औसत रक्त दाब ह्यूमन एवरेज ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब 2 अवस्थाएं होती है। पहले सिस्टोलिक प्रेशर होता है, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सामान्य तौर पर परकुचन दाब 120 मिली HG होता है तथा प्रसारण दाब 80 मिली HG होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता? ऑप्शन ए 1000 cc, ऑप्शन बी 1200 cc, ऑप्शन सी 200 cc, ऑप्शन डी 500 cc। तो वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह 1200 cc होता है। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ब्लड की शुद्धता के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मनोवृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धता करता है। लगभग 1.5 लीटर मूत्र में
बदल जाता है। वृक्क प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन है, ऑप्शन ए वसा है, ऑप्शन बी विटामिन है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन डी प्रोटीन है। तो इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन है, इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन है। इंसुलिन पैंक्रियास अर्थात अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का बीटा कोशिका से स्रावित होता है। एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों के से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय को रेगुलेट करता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी स्कॉर्बिक एसिड। तो हार्मोन एक इंसुलिन है। इंसुलिन क्या एक हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन और ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। तो एस्ट्रोजन एक महिला हार्मोन है, याद रखेंगे, जिसका उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय में कोशिकाओं तथा थीन इंटरना की कोशिका द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनवर्ती की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। एस्ट्रोजन जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसमें लड़कियों के स्तनों, दुग्धों, ग्रंथों, गर्भाशयों तथा योनि इत्यादि का विकास होता है, विकास में सहायक होता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव करता है? ऑप्शन ए है एड्रेनालिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दुग्ध का स्राव होने में मुख्य भूमिका निभाता है। आइएगा, ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उतक टारगेट टिश्यूज़ होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने में लैक्टोसिस सामान्य शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। जितने भी गाय भैंस में दूध ज़्यादा प्राप्त करना है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन आयोडीन मिलती है? किस हार्मोन से आयोडीन मिलती है? ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है एड्रेनालिन, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो आयोडीन मिलता है थायरोक्सिन ग्लैंड से। कहाँ से? थायरोक्सिन से। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन मिलती है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को स्राव करती है। अतः TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है जिसका स्राव अग्र पिट्यूटरी थायरोट्रॉफ कोशिकाएं होती है। शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा नामक बीमारी, ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि स्थिर होती है। ऑप्शन ए आंत में, लीवर में, ऑप्शन बी लीवर में, ऑप्शन सी किडनी में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में। बिल्कुल, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में अवस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी परऑक्सीसोम में। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रियाएं प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक मिलता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी शर्करा। तो प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद ऑक्सीजन है यानी O2 है।
ऑप्शन बी सही है 40 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया जिसमें पौधे हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मादा से H2O ग्रहण करता है, तब ऑक्सीजन को कहाँ से, जल से ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। एक फॉर्मूला भी देख सकते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लिया और जल जो है मिट्टी से ले लिया, तो बनाकर ग्लूकोज और कुछ जल भी बनते हैं और कुछ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन भी बनता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलेंगी। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बिल्कुल ये गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया में सौर ऊर्जा नहीं बदलती है। ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ये सही है। ऑप्शन सी राइबोसोम, ये भी गलत है। ऑप्शन डी पर ऑक्सीसोम में, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन बी सही है। कोशिका का शक्ति का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। एनर्जी हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, भ्रूण किस में मिलता है? ऑप्शन ए फूल में, भ्रूण पर्ण में मिलेंगे, भ्रूण बीज में मिलेंगे, भ्रूण कली में मिलेंगे, तो ऑप्शन सी सही है, भ्रूण बीज में मिलते हैं। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है, अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि कौन होंगे? ऑप्शन ए है किविनिन, ऑप्शन बी है सल्फाग्वाडिन, ऑप्शन सी है क्लोरोफेनिकोल, ऑप्शन सी है एस्पिरिन, तो ऑप्शन ई सही है इसका प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। तो क्लोरोफेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फाग्वाडिन एक प्रकार का प्रतिजैविक है जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार एक से अधिक आंसर हुआ, तो इसका ऑप्शन ई सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड तथा कॉलेरा एक विशिष्ट उदाहरण है किसका? संक्रामक रोगों का या वायुजन्य रोगों का या जलजन्य रोगों का, तो ऑप्शन डी इसमें से सी सही है। टाइफाइड या कॉलेरा किसका उदाहरण है? टाइफाइड या कॉलेरा जलजन्य रोगों का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जल से बीमारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइफाइड तथा कॉलेरा जलजन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोगों का कारण सल्मोनेला टाइफाई तथा कॉलेरा का कारण विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु होता है। पीने के जल में उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये अंग प्रभावित होते हैं, ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी यकृत। तो यकृत जो होता है एफ्लाटॉक्सिन से प्रभावित होता है। यकृत को इंग्लिश में लिवर बोलते हैं। अब सुन लेते हैं थोड़ा। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो एफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ है, टॉक्सिक पदार्थ है। कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर के किस भाग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट कहाँ? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी है तिल्ली में, ऑप्शन डी है अग्न्याशय में। लिम्फोसाइट ऑप्शन ई ऑप्शन दिया, देखेंगे लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में स्प्लीन में, थाइमस ग्रंथि, बोन मैरो में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। बोन मैरो को समझना है तो आप क्रिस 3 मूवी देख सकते हैं। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि WBC बीमारियों से हमें सेफ्टी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखेंगे, ओंकाजीन संबंधित है। ऑप्शन ए तपेदिक से, ऑप्शन बी पीलिया से, ऑप्शन सी कर्करोग से, ऑप्शन डी आंत्रज्वर से। तो ओंकाजीन संबंधित है कर्करोग से, और ओंकाजीन किससे संबंधित है? कर्करोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओंकाजीन एक सामान्य जीन है जो कैंसर रोग के उपचार के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे
रॉस सरकोमा वायरस नाम दिया गया है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49। रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया की अवस्था में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो ऑप्शन ई आंसर सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लें। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर में इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देख लें कि तीव्रता एवं प्रत्युक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। कैंसर डिजीज, ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी आयनीय विकिरण, ऑप्शन डी पराबैंगनी। तो कर्क रोग उत्पन्न करेगा आयनीय विकिरण, ऑप्शन सी सही है। सॉल्यूशन देखते हैं। आयनीय विकिरण रेडिएशन वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार भी में प्रयोग होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिका और संकुचित गांठ को नष्ट करने में आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न माध्यम एवं मध्य विकिरण एक्सपोजर में कैंसर नहीं होती है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए प्रणाली का कार्य, ऑप्शन बी प्रणाली का विकास, ऑप्शन सी प्रणाली का स्वपोषी, ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन सी सही है। परिवर्धन कौन सा है? प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है, सहज कार्यों में नियंत्रित करता है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए थैलेमस से, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस से, ऑप्शन सी सेरेबेलम से, ऑप्शन डी मेडुला से। तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस, शरीर का जो टेम्परेचर है ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस से रेगुलेट किया जाता है। मानव शरीर का तापमान क्वेश्चन पूछा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम को स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस कार्य का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क का, हमारे मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस भाग है, वो तापक्रम को नियंत्रित करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फिर क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित होती है, तो ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस है। इसका डिस्क्रिप्शन हमने बताया, हेड में एक हाइपोथैलेमस होता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। ऑप्शन ए जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, ऑप्शन बी क्रोमोसोम में बदलाव से, ऑप्शन सी जीन के मिश्रण से। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में सही, ऑप्शन डी जो होगा ये सब सही है। जीन के सम्मिश्रण क्रोमोसोम में बदलाव, जीन के सम्मिश्रण में लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, डीएनए को किसने अंतःपात्र बनाया, अंतःपात्र में बनाया। ऑप्शन ए है आर्थर कोर्नबर्ग, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है जोसेफ लिस्टर। तो डीएनए को बनाया है आर्थर कोर्नबर्ग। आर्थर कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम अपने पात्र में डीएनए को बनाया। अब 56 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन ए सही है, आर्विड कार्लसन। इसको डिस्क्रिप्शन हम 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर किए थे तब हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा दिन डायबिटीज़ के दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 14 मई, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। 56 क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी बैक्टीरियाज या बैक्टीरियोफेज। तो ऑप्शन सी सही है, माइकोप्लाज्मा एक छोटा जीव है जो स्वयं के विकास एवं प्रजनन में समर्थ होता है। माइकोप्लाज्मा करेक्ट आंसर है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं
विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी शैवाल। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कोई कोशिका में एंजाइम नहीं होगा तो वायरस के कोशिका में। वायरस शब्द लैटिन शब्द से बना है, वायरस से हुई है, जिसका शब्द अर्थ है विष अणु। ये कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं। वायरस रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन आवरण से न्यूक्लिक एसिड्स के खंड हैं। विषाणु पोषण कोशिकाओं से बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक कार्यक्रम प्रोग्राम है आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए किया जाता है? कार्यक्रम है ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी HIV या एड्स, ऑप्शन डी फाइलेरिया। तो ऑप्शन सी सही है, जिसको बोलते हैं HIV या फाइलेरिया। भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा आवाहन पहल की शुरुआत की गई 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो सबसे पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी सही है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन ट्रांसप्लांटेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लैम्बल, ऑप्शन सी टेमिन, ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक। तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु की पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है रेडियो बैक्टीरिया। इसका ऑप्शन ए सही है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट वैसे अपशिष्ट होते हैं जिसको हम लोग डिग्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बैक्टीरिया से, किसके थ्रू? बैक्टीरिया से बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट बैक्टीरिया के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन ए ठोस अपशिष्ट है, ऑप्शन बी वायु प्रदूषक है, ऑप्शन सी जल प्रदूषक है, ऑप्शन डी मृदा प्रदूषक है। तो कणीय तत्व वायु प्रदूषक है। पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषक भी कहा जाता है, जो किसी वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों एवं तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने में एक प्रमुख कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम टिश्यू से, ऑप्शन बी पैरेन्काइमा टिश्यू से, ऑप्शन सी मेरिस्टेम से, ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू से। जब भी पानी या वाटर की बात होगी तो जाइलम ऑप्शन सही होगा। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर पर सामान्य ताप क्या है? ऑप्शन ए 31 डिग्री, ऑप्शन बी 98.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 31.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी सही है कि 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का ताप है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का ताप 36.9 लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में उसका मान 98.4 लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वदाता वर्ग रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप ए बी, ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप ओ, ऑप्शन बी ऑप्शन डी ऑप्शन ब्लड ग्रुप बी। तो यूनिवर्सल डोनर में रक्तदाता में ऑप्शन ओ है, ब्लड ग्रुप ओ जो है सार्वभौमिक यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड सबको दिया जा सकता है। ओ ब्लड जो ग्रुप है सभी वर्गों में प्रदान किया जा सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि ए बी को सार्वभौमिक ग्राह्य यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ये सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक स्वीकार या यूनिवर्सल
एक्सेप्टर तो डिस्कस कर लिए हैं। ब्लड ग्रुप ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पहला शाखा का नाम है जियोलॉजी, जो गलत है। ऑप्शन बी है सेरोलॉजी, इसमें भी नहीं होता है। ऑरोलॉजी, इसमें भी नहीं होता। ऑस्टियोलॉजी, हड्डी के अध्ययन यानी बोन्स का स्टडी किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत बोन्स का, हड्डियों का, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वत का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत सीरम का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है कशेरुक रज्जु में। 31 जोड़ी डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4 दांत 2 बार होंगे तो गलत है। ऑप्शन बी 12 दांत 2 बार होते हैं, बिल्कुल नहीं। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन डी 28 दांत नहीं होगा। 20 दांत मनुष्य में 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार ही विकसित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? मनुष्य के हेड में कितने? ऑप्शन ए 28 सही है। ऑप्शन बी 30 गलत है। ऑप्शन सी 32 ये भी गलत है। ऑप्शन सी डी 34। तो मनुष्य की खोपड़ी में लगभग 28 बोन्स होते हैं। अब देखें कुछ बोन्स, जैसे हमारा जो एरिया का कपाल है, कपाल में लगभग 8 अस्थियाँ, 8 बोन्स होती है। मुख में 14 हड्डी होती है। कंठिका में 1 बोन्स होती है। कान में 6 बोन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ऑप्शन ए खोखली होगी। ऑप्शन बी संरंध्री होती है। ऑप्शन सी ठोस होती है। ऑप्शन डी कीलक होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो ठोस होती है। मनुष्य के पैर की हड्डी, अच्छा बताइए हमारे चेहरे में कितनी हड्डी है? ऑप्शन कमेंट में दें। हम 2 ऑप्शन देते हैं, 14 या 18। 74 क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 20 वर्ष की आयु तक मनुष्य के में हड्डी 100 होती है तो बिल्कुल गलत। 200 तक हो जाती है, गलत। 300 तक हो जाती है। ऑप्शन डी सही होगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो 20 वर्ष तक मनुष्य में लगभग 206 हड्डी हो जाती है, लगभग मैच्योर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में एक अवशोषी अंग नहीं है? ऑप्शन ए निकटेटिंग पर्दा, ये है। ऑप्शन बी कर्णपालिका के कर्णाभ मांसपेशियां, ये भी है। सामने वाला दांत, ये नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर कहता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये भी है। तो ऑप्शन सी सही होगा, जो अवशोषी अंग, दांत वाला हिस्सा अवशोषी अंग नहीं है। जीवधारियों में अकार्यकी एवं शारीरिकी अध्ययन से हमें अवशोषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है। इसे पूर्वजों के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य के वृहद दांत में उपस्थित वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एवं आँख में निकटेटिंग मेम्ब्रेन पर क्या कहते हैं? शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, गलत है। ऑप्शन सी डीएनए, गलत है। ऑप्शन सी एंजाइम, सही है। मनुष्य में रासायनिक क्रिया को तेज करने में एंजाइम बहुत ही ज़्यादा रोल निभाता है। एंजाइम बताइए तो क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है, जो एक टाइप का प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरकों की अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, दोनों प्रकार कार्य करता है। इसलिए पदार्थों के निर्माण में संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर। कहता है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है स्वस्थ रखने में ज़रूरी है। ऑप्शन ए विटामिन ए खट्टे फलों में नहीं मिलता है, तो क्वेश्चन ए गलत, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी विटामिन बी खट्टे फलों में नहीं मिलेंगे। ऑप्शन सी विटामिन सी खट्टे फल आंवला अंगूर में मिलेगा, तो ऑप्शन सी सही है। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, याद रखेंगे, संतरा, नारंगी, अमरूद में भी पाया जाता है। यहाँ तक कि विटामिन सी के बारे में कहा जाता है कि हमारा हरी मिर्च में भी पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किसका घटिया स्रोत है? सबसे कम किस में मिलेगा? कैल्शियम में दूध बहुत ज़्यादा दूध में कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी जो हो जाता है, लेकिन विटामिन सी दूध में ना के बराबर मिलता ही नहीं, बहुत कम मात्रा है। आहार का संपूर्ण एक कंप्लीट फूड के रूप में दूध को लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें विटामिन सी अत्यंत कम होती है। ये एक विटामिन सी का दूध घटिया स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन बी थायमीन, तो विटामिन बी के बारे में डिस्कस कर रहा है। सैट्रिक एसिड विटामिन सी के बारे में कर रहा है, तो यानी सैट्रिक एसिड विटामिन सी में ही मिलता है। टार्टरिक अम्ल, तो ये भी आंवला वगैरह में मिलता है। तो विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड सही, ऑप्शन ए सही है। इंसुलिन प्राप्त होता है, ऑप्शन ए देता है अदरक के प्रकंद से, गलत है। ऑप्शन बी डहलिया के जड़ों से, सही है। ऑप्शन सी कहता है बालसम पुष्प से, गलत है। ऑप्शन डी आलू के कंद से, बिल्कुल नहीं। तो इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड है जो डहलिया के जड़ों से, एक टाइप का फ्लावर होता है, उससे मिलता है। 81 क्वेश्चन नंबर, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो क्या होगा? प्रोटीन, गलत है। चर्बी, गलत है। खनिज, गलत है। ये बीपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल, लगभग 70% जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 पर देखते हैं कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। बीपीएससी ने इसको कंफ्यूज कर दिया था। 3.5 इसका सही एग्जैक्ट आंसर हुआ, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसको हम लोग डाउट वाला क्वेश्चन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए गर्भाशय में, गलत है। ऑप्शन बी अंडवाहिनी में, सही है। ऑप्शन सी अंड ग्रंथि में, गलत है। ऑप्शन सी योनि में, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है। मानव में आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मैथुन प्रक्रिया के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु एवं जननांग प्रवेश करता है। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होता है। करोड़ों शुक्राणु या योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय के ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं, अतः सिर्फ एक शुक्राणु अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन थे? ऑप्शन ए जावा मनुष्य, बिल्कुल नहीं। क्रो-मैग्नन मनुष्य, सही है। ऑप्शन बी आधुनिक मनुष्य क्रो-मैग्नन मनुष्य थे। क्रो-मैग्नन आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव की एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह से सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। गुफाओं में रहता था। गुफाओं की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र होते थे। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। विकास का मुख्य कारक है, ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, गलत। ऑप्शन बी हासिल किए हुए गुण, ये भी नहीं होगा। विकास का मुख्य कारक लैंगिक जनन, ये भी नहीं होगा। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक चरण है, जिन्होंने डार्विन दिया है। आज के विकास का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत संश्लेषणात्मक सिद्धांत के रूप में जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं द्वारा एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शैवाल और कवक के मिलने से क्या लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म, बिल्कुल नहीं। म्यूचुअलिज्म, ये सही होगा। कम्युनलिज्म, गलत होगा। कन्वर्शन, सही नहीं होगा। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल और कवक दोनों ही समान रूप से फायदेमंद होते हैं, लाभदायक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकीय घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवक घटक शैवाल को जल एवं खनिज उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, सेरिबरम में, बिल्कुल नहीं। अनुमस्तिष्क में, सेरिबेलम में नहीं। स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र कशेरुकी में होता है। मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना है। मेरुरज्जु मेंडुला ऑब्लंगाटा से आरंभ होकर कशेरुक मंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह मस्तिष्क आवरण में ढका द्वार होता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरुरज्जु मेरु तंत्रिकाएं से निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास का कारण है ऑप्शन ए फॉसिल पदार्थ, गलत है। जीने के लिए संघर्ष, बिल्कुल नहीं। पीढ़ी से अनुकूलन, ऑप्शन सी सही है। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से अनुकूलन। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत माना जाता है। जाति के अवयुदों को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकिरण का कारण है। नेक्स्ट देखेंगे, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन है? अमोनिया, नहीं। एसिटिलीन सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, गलत है। एथिलीन सही है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि एसिटिलीन के द्वारा फल पकने पर प्रतिबंध बैन कर दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन के द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। माँ के पौधे भांति पौधा मिलता है बीजों से, गलत है। तना काट से, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही है। इन दोनों से, कहता है माँ के पौधों की भांति पौधा मिलता है बीजों से, तना से, तो ऑप्शन सी सही है, दोनों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? विसरण, गलत। वाष्पोत्सर्जन, फॉल्स। अवशोषण, फॉल्स। परासरण। पानी मिट्टी से जड़ों के भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे क्या कहा जाता है? परासरण कहते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में परासरण ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं जिस मछली को जल से बाहर से निकालते हैं वो मर जाती है। कि ऑप्शन ए कहता है कि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मिलती है, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन की मात्रा इतना मिलेगी तो जीवित रह सकती है। उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ये भी नहीं। वे सांस नहीं ले पाती, क्योंकि मछलियां जो होती हैं गिल्स से सांस लेती हैं। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है, पानी भर की तुलना में लगभग 0 इतना ऑक्सीजन, किंतु अधिकतर मछलियां पानी से बाहर निकाल दी तो ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटन हो जाता है, क्योंकि वो एबल होता है अपना गिल्स के थ्रू सांस लेने में। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जहां जीव रहता है उसे सटीक जगह क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आवास, बिल्कुल, हैबिटेट। पारितंत्र गलत होगा, निचकेत गलत होगा, बायोम भी गलत होगा। जहाँ जीव रहता है उसको आवास बोलते हैं। किसी जाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह एक्चुअल लोकेशन को हैबिटेट या आवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य के एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी, ऑप्शन ए गंध से सही। ऑप्शन बी दृष्टि से, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी नर्तन से, बिल्कुल नहीं। स्पर्श से, बिल्कुल नहीं। मधुमक्खियाँ गंध से पहचान लेती है। चींटियाँ भी गंध से पहचानती है, वो अपने लाइन में कहीं पे भी जाती है तो अपने गंध से एक दूसरे में। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने में विधियाँ होती है, जैसे दृष्टि, आवाज़, स्पर्श, अपना गंध, सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। मधुमक्खियां भोजन की दशा और उसके स्रोत बताने के लिए डांस मुद्राएं होती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है, डांस भी करती है, डांसिंग। मायोग्लोबिन कौन सी धातु है? ऑप्शन ए तांबा, गलत, फॉल्स है। चांदी, ये भी मायोग्लोबिन नहीं है। सी सोना, बिल्कुल नहीं। डी में मायोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हेमोग्लोबिन रक्त में आरबीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए डायलिसिस, सही है। मनुष्य के शरीर में शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? ऑप्शन ए ग्लाइसिन, फॉल्स है। हेमोग्लोबिन, बिल्कुल नहीं। हिस्टामिन, गलत। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य स्रोत ग्लूकोज का नियंत्रण करना है तथा इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं होता है। एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पानी से, फॉल्स होगा। जीवाणु से तो एड्स नहीं होगा। विषाणु से एड्स होते हैं, एड्स विषाणु से ही होते हैं। HIV जो वायरस है इसका जिम्मेदार है, इसका रिस्पॉन्सिबल है एड्स। HIV होने वाला रोग है, तो देखो HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स हो जाएगा। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस।
और इसका रिलेशन किसका, एड्स से। एड्स का फॉर्मूला पूछ लेगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। निमोनिया एक संक्रमण है, ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र का, फॉल्स है। ऑप्शन बी रक्त का, फॉल्स है। ऑप्शन सी त्वचा का, ये भी फॉल्स है। तो निमोनिया फेफड़ा से रिलेटेड है, ये 2022 का 67वीं का पेपर है। निमोनिया किससे होता है, फेफड़ों में होता है, फेफड़ा से रिलेटेड है। निमोनिया फेफड़ा का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों को पर्दा उत्पन्न करता है। यह संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया, कवक आदि के माध्यम से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णार्ध पीड़ित होते हैं, यानी कि फीमेल की कंपैरिजन में मेल में ज़्यादा ब्लाइंडनेस होता है। इसका रीज़न क्या है, उसमें से केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल में आप जानते हैं 2 एक्स होता है, लेकिन मेल में XY होता है, जिसके कारण उसको एक एक्स की कमी हो जाता है, जाता वर्णांध बीमारी से ग्रसित होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, ऑप्शन ए पेट्रोलियम से, फॉल्स है। ऑप्शन बी पृथ्वी से एस्पिरिन नहीं मिलता। ऑप्शन सी एक पेड़ से मिलता है। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक जौहर है, दवाएं है जो किसका, दर्द का निवारण में होता है। ये कहाँ से, दवाओं के विलो वृक्ष से मिलता है, उसके छाल से मिलता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बिल्कुल सही। NPK डालते हैं गेहूं की खेती के लिए, नाइट्रोजन से युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जिसे यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में हरे प्रकाश का पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, फोटोसिंथेसिस। क्या प्रक्रिया करेंगे, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद पोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है प्रकाश की सहायता से खाद्य का बनाना, संश्लेषण करना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्लोरोफिल की हेल्प से और जल की हेल्प से ग्लूकोज का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो कीट भक्षी पौधे मिट्टी में पानी की कमी से, गलत, मैग्नीशियम, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा कीट भक्षी पौधे में मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। कीट भक्षी पौधे वो नाइट्रोजन खाने के लिए किसी इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को भी खाते हैं, अपनी नाइट्रोजन को पूर्ति करते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है, ऑप्शन ए सही है। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागन द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है, बीज के अंकुरन से पुनः पौधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। इसका ऑप्शन ई सही दिया है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन का जल तथा वितरित भोजन के पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधों की पत्तियों, फूलों, फलों की सहारा देने के साथ साथ पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष होगा, ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, फॉल्स है। सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष अब तक देखा गया। सबसे बड़ा रेडवुड सिकोया जिसकी ऊंचाई 115 मीटर अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्पिरिन है तो एक कहता है प्रतिजैवी, ये गलत है। एंटीपायरेटिक, एस्पिरिन क्या है, एक टाइप का एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति खाद्य में अत्यधिक प्रोटीन होता है, ऑप्शन ए चना, उतना ज़्यादा भी नहीं होता है। मटर उतना भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन होता है। वनस्पति में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। प्रोटीन की मात्रा इसमें 38 से लेकर 42% होता है। फलियों में भी ज़्यादा होती है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना के लिए। गन्ना कायिक प्रवर्धन डाली कलम या पेड़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मुड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष के बाद ताज़ी डालियाँ पुनः रोपण करना पड़ता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है, तो ऑप्शन बी रेफ्लेश है। एक कोटेशन है कि रेफ्लेशिया में एक छोटे बच्चे को रख देंगे तो वो बच्चे को डुबाएगा नहीं। संसार का सबसे बड़ा फूल है जिसका नाम क्या है, रेफ्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हरगोविंद खुराना, ये भारतीय वैज्ञानिक है, किस आविष्कार के लिए सम्मान दिया गया, प्रोटीन संश्लेषण के लिए नहीं, जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन सी सही है, हरगोविंद खुराना जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अपनी खोज आनुवंशिक कोड के लिए, जेनेटिक कोड के लिए
व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाया। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला एक हास्य गैस क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ये भी गैस नहीं है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये भी नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थीसिया यानी कि उसको थोड़ा सा डाल देते ताकि दर्द वर्द न किया जाए। आर्कियोटेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स हैं एक टाइप का जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोटेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। नेक्स्ट देखेंगे कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन ए मत्स्य में, बिल्कुल नहीं। डॉल्फिन उभयचर में, ये भी नहीं। सरीसृप में नहीं। डॉल्फिन जो होते हैं स्तनी में, मैमल में वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। डॉल्फिन एक स्तनपायी मैमल जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां हैं, इसमें गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से ग्रसित मरते हैं। इसकी पहचान करें। उस टाइम में 1995 में कौन था? क्षय रोग। रात के समय में यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन की मात्रा को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है? रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं पेड़, ये भी गलत है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन मीठी चीनी है? सबसे ज़्यादा मीठा कौन है? ऑप्शन ए फ्रुक्टोज, ये सबसे ज़्यादा मीठा है। सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज प्राकृतिक मोनोसेक्राइड है। लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। यह प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। शर्कराओं में सबसे मीठी क्या? ऑप्शन ए फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है जो सर्वाधिक मीठी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। ऑप्शन ए नोक, ऑप्शन सी मध्य भाग, ऑप्शन सी पीछे वाला भाग। जिस तरह से अगर जेब ऐसे बनाएंगे तो इसका पीछे वाला हिस्सा जो है कड़वाहट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हम आपको 66 बीपीएससी का जब बताए थे तो उसका सारा पोर्शन हमने बताया है। मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वा और पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव होता है। मटर का पौधा क्या है? ऑप्शन ए शाक, बिल्कुल सही। मटर का पौधा एक टाइप का शाक का होता है। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है। फलियाँ सबसे ज़्यादा पौष्टिक क्यों होती है? ऑप्शन ए चर्बी, वसा, प्रोटीन, तो प्रोटीन बी ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेगुमिनस कुल के अंतर्गत आते हैं। इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा? TCH। थायराइड ग्रंथि कौन सा है? TSH। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर में ऊर्जा विनियमन करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन, बिल्कुल नहीं। कैल्शियम, बिल्कुल नहीं। आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आयोडीन युक्त थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए एक अंतःस्रावी TSH को सेक्रेट करता है। जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं, तृतीयक उपभोक्ता हैं? उपरोक्त में सही तो द्वितीयक उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। मानव एवं जीव जंतु सर्वहारी हैं, बिल्कुल। उसके बाद फिर बोलेंगे मांसाहारी में द्वितीयक या गौण, सेकेंडरी शाकाहारी, प्राथमिक प्राइमरी, प्राथमिक उत्पादक में पौधे आते हैं। ये बायोलॉजी का फिनिश हो गया, समाप्त। इंड आप लोगों के सहयोग से यहाँ तक पहुँच गए। अब बायोलॉजी का पूरा अब तक के जितने भी क्वेश्चन था हमने कंप्लीट कर दिए। यहाँ तक बढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।